सर, यूपी एटीएस गुजरात भी गई है, वहां पर भी आईएसआईएस के 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं जो कि एक जहरीला पदार्थ बना रहे थे राइजिन नाम से, जिसमें कि बहुत बड़े पैमाने पर जानों का नुकसान किया जा सकता था। तो ये क्या जैश ए मोहम्मद आईएसआईएस की मिली भगत है? इतने बड़े पैमाने पर ये कोई बड़ा टारगेट भारत में करने जा रहे थे? देखिए, ये जो आपने बताया कि एक बहुत ही उत्कृष्ट उत्कृष्ट नहीं कहूंगा, एक विचित्र किस्म का एक जहर पॉइजन तैयार कर रहे थे, जो कि टेस्टलेस, कलरलेस और ओडरलेस होता है। ये अपने में कामयाब नहीं हो पाए। उसमें भी अगर ये कामयाब हो जाते तो एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन ये आप मान के चलिए, पहली चीज, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा क्रियाशील रहता है। इनको पैसा और फंडिंग की कोई कमी नहीं है। मिडिल ईस्ट के देश तो इनकी फंडिंग कर ही रहे हैं, और तमाम स्रोत हैं ऐसे जो कि इस तरीके की आपत्तिजनक गतिविधियों में उसमें प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन फूकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या आईएसआईएस और जैश ए मोहम्मद और चरमपंथियों में कोई तालमेल है? तालमेल है। और पहले भी देखा गया था कि अलकायदा इन चरमपंथियों के साथ गठबंधन करता था। तो इसमें कोई अप्रत्याशित या कोई ऐसी चीज अनयूजुअल नहीं है कि जैश ए मोहम्मद, आईएसआईएस, और सबकी अम्मा कौन है? आईएसआई। तो प्रहार करना पड़ेगा। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी चल ही रहा है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चलता ही रहेगा। यह युद्ध की घोषणा है। और हमारे यहाँ कानून में एक संशोधन की आवश्यकता है। जैसे ये जहर है, इतना विस्फोटक की बरामदगी है, चरमपंथी गतिविधियां हैं, तो उसके केवल यूएपीए के अंतर्गत आजीवन कारावास जब तक कि मौत न हो जाए। इससे कम की सजा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है प्राणदंड दे दे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा की जो है कि इनको आजीवन कारावास, जिससे कि इनकी मौत तक ये नजरबंद रहे और इन सबका अंतिम संस्कार अंजू जी जेल की सलाह के पीछे हो। जी सर, लेकिन खतरनाक ट्रेंड ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर जैसे लोग अगर इस तरह से आतंकवादी निकले, तो फिर इंसान अस्पताल में जाने से पहले डॉक्टरों के बारे में भी तहकीकात करेगा कि मेरा इलाज कौन डॉक्टर कर रहा है भाई, पता नहीं कौन से इंजेक्शन ठोक देगा मुझको। अंजू जी, ये स्थिति तो असंतोषजनक है। और इसकी मिसाल आप नेट पर भी जाइए और आपको ऐसे कई दृष्टांत मिल जाएंगे। मैं आपके सुधी और परिपक्व दर्शकों को डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कम से कम हर मामले में अब सावधान रहने की आवश्यकता है। नेट पर अगर जाएं तो ऐसे दृष्टांत अमेरिका में कई, भारत में तो ईश्वर की कृपा है नहीं हुए, लेकिन अमेरिका में ऐसे कई एक दृष्टांत सामने आए, यूरोप में आए, जहां पर इस तरीके की घटना, जिसकी तरफ आपने संकेत दिया, उस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं। तो अब आप देखना चाहें कि अब सावधानी हम क्या बरत सकते हैं कि जहां हम जाएं। अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहारनपुर, उनको सावधानी नहीं बरती, परिणाम आपके सामने, चरमपंथी को आपने नौकरी पे रखा। इसी तरीके से जहां भी जाएं तो कम से कम वांछित सावधानी, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, आपकी डिग्री कहाँ की है, तमाम चीजें पूछ लें। हालांकि कुछ डॉक्टर्स इसके बुरा भी मान जाते हैं, क्योंकि बुरा मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हार्ट सर्जन है, हम बाईपास करा रहे हैं, और अगर जरा सी चूक हो गई तो मौत हो सकती है। और अगर हम आपको लाखों में फीस दे रहे हैं, तो ये हमें जानने का अधिकार है कि आपने इसके पहले कितने ऑपरेशन किए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी डिग्रीज कहाँ की है, और आपने कितने सफल और असफल के बारे में थोड़ा रिसर्च हम अगर गूगल पे भी कर लेंगे तो वो उचित होगा। लेकिन अंजू जी, ये स्थिति ऐसी है कि हमेशा हर व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी करें, प्रतिष्ठित अस्पतालों में जाएं, और जहां पे संदिग्धता की कोई बात हो तो जरा क्रॉस चेक जरूर कर लें, और सेकंड और थर्ड ओपिनियन जरूर ले लें। और फिर एक ऐसा जमात भी है सर जो रिजीम चेंज का ख्वाब देखती है भारत में। आप सोचिए, डीप स्टेट क्या करना चाहता है, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, तो ये तो उसी की हिमाकत नजर आ रही है कि यही सब करने जा रहे थे ये लोग। सही निष्कर्ष अंजू जी, आपने सही कहा कि एनएसए अजीत डोवाल ने बिल्कुल सही कहा। 2014 के बाद कश्मीर अगर अपवाद छोड़ दे तो भारत में कहीं भी इस प्रकार की चरमपंथी विस्फोटक घटनाएं नहीं हुई हैं। लेकिन इसके मद्देनजर पहला एस्पेक्ट तो यह है कि जो चरमपंथी है उन्होंने भी अपना मोडस ऑपरेंडी, तौर तरीके बदले, कि जहां पर उन्होंने अनपढ़ अशिक्षित लड़कों को रिक्रूट करते थे, वहां पर बहुत ही पढ़े लिखे लोगों को रिक्रूट किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा रेडिकलाइज किया, हो सकता है रेडिकलाइज वो पहले से हो गए हो, लेकिन प्लेटफॉर्म न मिला हो। अब इन फॉर्म भी मिला, दोनों डॉक्टरों को प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्वचालित हथियार मिले, विस्फोटक मिले। डॉक्टर आदिल अहमद राथर और
मुजाहिल, शकील दोनों को आपने प्लेटफॉर्म दिया। तो ये एक दिखाता है एक शिफ्ट उनकी मोडस ऑपरेंडाई में, अजहर मसूद के और जैश मोहम्मद के, कि उन्होंने शिक्षित लोगों को जो कि विश्वास आसानी से जीत सकें, जनता में आसानी से घुल मिल सकें, तो इसलिए सावधानी की जरूरत है। अब दूसरी बात आती है, जो जेनजी की बात करते हैं, जिस तरीके से विघटन की बात करते हैं, जो रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, निर्वाचन में तो कर्मों की खाई, अब सोचते किसी तरीके से ऐसी कुछ शक्तियां आ जाएं, कुछ ऐसी घटनाक्रम हो जाए कि वो शासन को बदनाम कर सकें और शासन को दिखा सकें कि उनके नियंत्रण में अपराध और नियंत्रण नहीं है, चरमपंथी गतिविधियां नहीं है, तो उनको बदनाम किया जाए। इसकी भी संभावना हो सकती है। तभी मैंने आपसे अपने प्रारंभिक संबोधन में यह निवेदन किया था कि पूछताछ में इनके हैंडलर्स, इनका एजेंडा, इनकी प्राथमिकताएं, हैंडलर्स, एजेंडा और प्राथमिकताएं सभी के ऊपर गहराई से छानबीन की जाए, तभी आप सही निष्कर्ष पहुंचेंगी कि आखिर इनका अल्टीमेट गोल क्या है। और अल्टीमेट गोल की क्या है, उसके बाद अंजू जी आपको मालूम पड़ेगा, ये सब चीजें आपस में एक तरीके से गड्ढमड्ढ है। आपने देखा होगा कि चरमपंथियों के मुकदमा लेने वालों की कमी नहीं है। चरमपंथियों को जो कहेंगे हमारे बेगुनाह नौजवान, आपने सुना होगा, हमारे बेगुनाह नौजवानों को बिना कसूर के उनको जेल में ठूस देते हैं। और चरमपंथी तो चरमपंथी, बड़े नेता उनके ये कहते हैं उसामा जी, हाफिज जी, जो अपने चचा को जी और पिता को नहीं कहेंगे जी, वो उसामा जी और हाफिज जी। क्यों? यह तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते जो ना आप कर दें। ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि शक की सुई कुछ ही जगह जा रही है, और जितनी वो शक की सुई जा रही है, चरमपंथियों ने अगर उनके नाम लिए तो फिर इन्वेस्टिगेशन और कानून वो अपना काम करेंगे। सर, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में, एक मदरसे से नकली नोट मिले थे 20 लाख के आसपास। आपको लगता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है, इनके तार भी इससे जुड़े होंगे ना? पैसा भी तो चाहिए इन लोगों को कहीं ना कहीं, ऐसे लोगों को जो स्लीपर सेल है उनको एक्टिवेट करने के लिए। नहीं, स्लीपर सेल को तो पैसा चाहिए। ये सब चीजें वैक्यूम में थोड़ी होती हैं। जो भी स्लीपर सेल है, एमोनियम नाइट्रेट है, माना कि किसान इसका इस्तेमाल करते हैं खाद की तरह, लेकिन वो भी पैसे से आएगी, टाइमर्स पैसे से आएंगे, नाजायज हथियार पैसे से आएंगे, सब आईएसआई तो नहीं पहुंचा देगी। तो इसलिए जो नोट छपते हैं वो भी किसी सही कार्य के लिए थोड़ी इस्तेमाल होने के लिए है। वो हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की नीयत से, चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, रेडिकलाइजेशन को और ऊंचे स्तर पर कराने के लिए, और अगर इनके जो है तथाकथित बेगुनाह नौजवान अगर नजरबंद हो जाएं तो वकीलों की फीस भरने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस की तो सीमाएं होती हैं, जनपदीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। चरमपंथियों की कोई बाउंड्री नहीं है। वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबकी तंजीमें एक है। अजहर मसूद कहीं बैठा है तो न्यूयॉर्क से लेकर के दिल्ली तक और कहीं पर भी म्यांमार तक उसकी गतिविधियां जा सकती हैं। इसीलिए सारी एजेंसीज को बाउंड्री और सीमाएं समाप्त करके एक थिंक टैंक बनाना होगा, सूचनाएं जो है साझा करनी होगी, और कलेक्टिव जो सूचनाएं जो मिलती हैं उसके आधार पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर गुणवत्ता के साथ प्रभावी एक्शन और फॉलोअप का फॉलोअप होना चाहिए। जो पूछताछ आंखें यानी इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स होती हैं उनको साझा करना चाहिए, और एक एक बिंदु जो प्रकाश में आता है, मददगार कौन थे, पैसे कहाँ रखे हैं, कौन हैंडलर्स हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, उसी के आधार पर आगे फॉलोअप कार्रवाई होनी चाहिए। मसलन टारगेट उन्होंने बताया आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, तो उनकी सुरक्षा आपको और उच्चीकरण और अभेद्य करनी है। मान लीजिए उनके टारगेट पे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और योगी जी हैं, तो उनकी सुरक्षा को तदनुसार और उच्चीकृत और अभेद्य करना होगा। ये तमाम चीजें हैं। आपने तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन पूछताछ के बाद जो है असली काम तब शुरू होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, पूछताछ के बाद ही असली काम शुरू होगा। पता नहीं ये टेरर थ्योरी के कितने डॉक्टर हैं, अभी तो 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं, पता नहीं किस किस अस्पताल में ऐसे और कितने डॉक्टर हैं जो इस तरह का सामान लेकर बैठे हुए हैं। तो जांच एजेंसियों के लिए एक चुनौती तो है।